मोदी साहब तुम्हारा कोई एक ही मांग कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। सरकार के बारे में अगेंस्ट क्यों बोलेंगे वो लोग? बताओ ना लोगों को, वो इजराइल का गवर्नर है जिसको तुम प्रधानमंत्री मान के बैठे हो आज तक। बाकी सारे गोलियां वो चला चुके हैं, अब तो तोप चलेगी। 3,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का नुकसान कर देता हूँ। सिर्फ अपने कपड़े चेंज करके कभी पंजाबी बन जाता है, कभी केरला का चला जाता है। अमित शाह जी वो तो नंदू है। हाँ, आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं? सो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पे आपके लिए। पूरे 1500 सब्सक्राइबर के लिए यहाँ पे आए हैं। सो गाइस, जो भी इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब जो करें ना। दिल्ली सोती नहीं है कहा जाता है, पर यहाँ पे सच में कोई नहीं सोया हुआ है आज। यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस के। कई बेचारे थक थक के लेटे हुए हैं, कहाँ से आए होंगे पता नहीं इंडिया में। थोड़े टाइम पहले न्यूज़ आई है कि सेक्शन 163 इम्पोज कर दिया दिल्ली पुलिस ने। अब देखना ये है कि प्रोटेस्ट पीसफुल रहता है, क्योंकि अब तक प्रोटेस्ट पीसफुल रहा है। अब यहाँ पे कोई कह रहा है कि लाठी डंडी चलने वाली हैं। हम पार्लियामेंट में शूट करना चाहते थे, पर वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे हमें शूट करने नहीं दिया गया। वहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है और वहाँ पे अच्छी खासी बैरिकेडिंग करी हुई है। एंटी राइट बसेज और पुलिस की बहुत बड़ी टीम आ रखी है और टीयर गैस गन्स हैं, वो भी तैनात है वहाँ पे। अभिजीत दीपके ने अपने वीडियो में बताया है कि कोई भी अदर पार्टी का झंडा या फिर ये लेके नहीं आएगा जिससे इस प्रोटेस्ट का डायरेक्शन ना बदले। सिर्फ इंडिया के झंडे लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए और इन्हीं सब चीज़ों के साथ यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। या तो गांधी जी की फ़ोटो लेके आए या बाबा साहब अम्बेडकर जी की फ़ोटो लेके आए। ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल मोड ना ले, उसके लिए कोशिश यही है कि नेशनलिस्ट चीज़ें हों जिससे लोग आवाज़ ना उठा पाए कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ के ऊपर। सो लेट्स गो, प्रोटेस्ट में चलते हैं और देखते हैं। ये भाइयों को दिखाना, अडानी अंबानी इस किसिंग मोदी जी। ग्रेविटी खराब कर देता हूँ मैं, और जिसकी कुंडली में बैठ गया ना नहीं, मैं 3,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का नुकसान कर देता हूँ। गमछा तो डाल लूँ, अभी कहाँ पड़ेगा पता लगेगा तेरे को। भीम आर्मी के बंदे आ गए। मोदी को तो सीट वैसे तो धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे हैं इस्तीफा, मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए। आपको पता है अभी दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 163 इम्पोज कर दिया है। फिर क्या हो गया? जिससे मतलब कि प्रोटेस्ट को इलीगल बता दिया गया है। फिर क्या हो गया? इनको गोलियां थोड़ी मार सकती है सरकार। कल चंद्रशेखर भाई साहब ने आना है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो संस्थापक है। कॉकरोच पार्टी का आखिरी सहारा बस भाई चंद्रशेखर आजाद है, बाकी सारे गोलियां वो चला चुके हैं। अब तो तोप चलेगी चंद्रशेखर आजाद की, और चंद्रशेखर आजाद ही तो चंद्रशेखर आजाद है, ठीक है। अब दीपके जी तो अभी आए हैं, हम तो पुराने लीडर हैं भाई। चंद्रशेखर आजाद एक ही एक लीडर है भाई, चंद्रशेखर आजाद, जिससे प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं। और चंद्रशेखर आजाद ही तो चंद्रशेखर आजाद है। देश की औरतें कोई भी किसी भी धर्म या जात की हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत नारी, पैर की जुत्ती उन्होंने बोला उसको, नारी को, सभी नारियों को बंदे ना समझे, बंदे सारे पागल होते हैं। और जो नारी है ये समझ ले उसकी कोई जात नहीं है। अगर नारी समझ जाए तो सारे देश का भला हो सकता है। अगर नारी चाहे तो सबका भला हो सकता है। अगर नारी ये कहेगी कि मैं तो रहूंगी मोदी जी के साथ, मैं तो लगाऊंगी नारे, फिर देश का बेड़ा गर्क होना तय है। सरकार के बारे में अगेंस्ट क्यों बोलेंगे वो लोग? बताओ ना लोगों को, वो इजराइल का गवर्नर है जिसको तुम प्रधानमंत्री मान के बैठे हो आज तक। भी बोलते क्यों नहीं? अपना माइंड लेवल ऊपर करो। हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा है, ठीक है। और उनकी क्वालिफिकेशन आप गूगल में सर्च कर लेना, बीए कर रखा है उस बंदे ने, LLB, ठीक है। बीए मेरे घर में जो मशीन चलाता है लड़का वो भी कर रहा है, मतलब गांव में। मैं मानता हूँ यूथ पावर है, पर जब उनके पेरेंट्स का भी साथ रहेगा ना तो एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ तो बच्चे माँ बाप साथ थोड़ी आए, सब बच्चे ही आए। सब भी एक बार उठ के नहीं आए बात करने के लिए भी। क्यों नहीं आए उठ के? कह रहे हो सिस्टम चेंज होगा। सिस्टम तो तब चेंज होगा ना जब एजुकेशन मिनिस्टर ढंग का होगा। दिमाग भी तो होना चाहिए, बोलना वाली तो आना चाहिए। सिर्फ अपने कपड़े चेंज करके कभी पंजाबी बन जाता है। सारिया दे बीच आके मैनू मान महसूस हो रहा हो, कभी केरला का चला जाता है। ये करने आया वो, बहुत बढ़िया। ये वो मिनिस्टर वो नहीं थे राजा बाबू, उसमें थे ना। आज वो सरदार जी हैं, आज वो पंडित जी हैं, आज वो अमेरिकन है, वो राजा बाबू है।
निर्मला सीतारमण, पहले उसको रक्षा मंत्रालय दिया पिछले साल, पिछला कार्यकाल था उसमें रक्षा मंत्रालय दिया गया था, अभी उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए। लेकिन उसे ए भी नहीं आता फाइनेंस मिनिस्ट्री का। वो प्याज भी है, प्याज प्याज महंगी हुई वो तो कर क्या रही है कहती है, मैं तो प्याज खाती ही नहीं। ये कोई बात है बोलने की? बेवकूफ मिनिस्टर है, बिल्कुल सेंसलेस। टीम में अनपढ़ गवार लोग हैं। हाँ बिल्कुल अनपढ़ गवार, उसको किताब क्या होता है मालूम ही नहीं है। उसको उसका मंत्री मैं एक और चीज- प्रधानमंत्री नहीं आता। अमित शाह जी वो तो नंदू है, हाँ वो नंदू है, वो राजा बाबू है। हाँ सही कह रहे, सही बिल्कुल चीज सही याद किया रखना, था। चंदा चोर, नोट चोर, हाँ। वोट चोर, डिग्री चोर, सब चोर सब देश चोर चोर। एक ही है, चौकीदार ही चोर है। बस। अच्छा आपके सही, बच्चे बिल्कुल सही। और कोई आदमी चोर नहीं निकलेगा जिस दिन इसकी चोरी पकड़ी जाएगी, सब चोर यही है। 20 साल पीछे कर दिया आप एक पत्रकार हो, आप ही सोचिए कोई इतना दिन से वहाँ पे धरना में ऐसे बैठा हुआ है आमरण अनशन में, सिविल ड्रेस में आके इस तरीका से चादर से ढक के उठाता है। कोई नहीं ये उठाता। कहाँ का न्याय है? कुछ यहाँ पे नहीं करता। राजनीति नहीं कर रहा, साउथ फिल्म का शूटिंग चला रहा है। साउथ देश इंडिया को। बॉलीवुड की वो मूवी हमारा पोस्टर राजा में बाबू गुंडा है, हो। नंदू सबका बंधु, हाँ। बस वो डायलॉग रहता है उसका। अभी भाइयों बहनों सबका साथ जैसे सबका आप विकास लोगों नहीं, ने- सबका विनाश हो गया। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कही जाती है इंडिया। ये बीजेपी जो सरकार आई है, ये लोग ही तो वोट दे के लाए हैं, तो उन लोगों को क्या कहना? लोग ने वोट दिया है, लेकिन वो वोट की चोरी की है, दिया था। वोटों की चोरी की है। 2014 में दिया दिया था, उसने क्यों वोट- किया था? क्योंकि उनको लग रहा था ना कि 2019 के बाद 2014 में दिया था। 2014 में दिया था, जो सब कांग्रेस से दुखी हो गए थे। जब वोट उसको जनता ने 240 सीटें आई, वोट दे के उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उसको चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री बनाया है। सबका विनाश हो गया, जनता ने पूछो उसको वोट दे के नहीं बनाया। ज्ञानेश कुमार की जय हो। हाँ, अच्छा इधर किसी ने नीट का एग्जाम दिया था, आपके बच्चों ने किसी ने? मैं अपने भाई की कहानी बताता हूँ। उसने नीट में 560 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 720, विच इज़ अ वेरी हाई गुड स्कोर। अभी वो सिर्फ 12th क्लास में है, उसने कोई ड्रॉप नहीं किया फर्स्ट अटेम्प्ट उसका। बट उसका जो 3 मई को एग्जाम था, उसका जो उसने कैलकुलेशन किया था वो हमारे शीट वगैरह से मिला के उसके 610 मार्क्स आ रहे थे, उसके 50 मार्क्स कम हुए हैं। और मैं डॉक्टर की रिपोर्ट तुम्हें दिखा दूंगा, उसके दिमाग में कंटिन्यूअसली एक दर्द, एक टेंशन होती जा रही है। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, सारे बच्चे जिनके लिटरली सर में दर्द है। सबका विनाश हो गया। बात है, ये dictatorship है। हम वोट क्यों होना चाहिए दे, वो दादागिरी करे गुंडाई, हमको गुंडाई वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वी नीड एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर। एब्सोल्युटली। मेरा पॉइंट ये है भाई, देखिए अगर पेपर लीक रोकना है, हम सब बात बिल्कुल सही है, सिस्टम चेंज होना चाहिए। पेपर लीक की अगर किसी समस्या को समझना है, हमेशा उसकी अर्थव्यवस्था को देखिए, इसका इकोसिस्टम कैसे चलता है पेपर लीक का। इसकी अर्थव्यवस्था समझा रहा हूँ। उसमें होता क्या है कि देखिए किसी कोचिंग के अंदर 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों की फीस आई, जिस कोचिंग में ज्यादा बच्चे पेपर निकालते हैं उस कोचिंग में अगले साल उसकी वर्ड ऑफ माउथ से और लोग आते हैं। तो ये बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है कि जिसकी कोचिंग से ज्यादा बच्चे पास आउट होंगे, जिसके ज्यादा कोचिंग से बच्चे एग्जाम निकालेंगे, अगली बार और ज्यादा लोग आएंगे उस कोचिंग में। और ये लाखों करोड़ों की फीस है। माँ बाप जो है एक सपने के पीछे 1000 सीट है और 10 लाख उसके एप्लीकेंट्स हैं, ठीक, तो लाखों करोड़ों की फीस है। अब कोचिंग सेंटर्स वाले क्या करते हैं, जिनके पास अरबों का अभी जो महाराष्ट्र में जो एनटीए ने पकड़ा है बंदा, 1500 करोड़ का उसका एम्पायर है पूरा, ठीक है। तो जिसके पास बच्चों को एग्जाम निकालने के बाद, जिसके अपने कोचिंग से, भाई मेरे को पता है कि अगर मेरी कोचिंग से आज 5 बच्चे निकलते हैं तो कल यहाँ पर 5000 बच्चे आएंगे उन 5 बच्चों की वजह से, और वो मुझे लाखों करोड़ों रुपए देंगे। तो मेरे लिए क्या बड़ी बात नहीं है कि मैं 50 करोड़ किसी नेता को देकर, किसी एनटीए के मेंबर को देकर, भाई हैं तो वो लोग सब लाख 1.5 लाख की तनख्वाह वाले बाबू, लाख 1.5 लाख की जिसको तनख्वाह मिल रही है उसको मैं 50 करोड़ रुपए दिखा दूं और मैं बोलूं भाईजान मुझे पेपर दे दीजिए, वो हंसते हंसते देगा। तो आप ये बोल रहे हैं ना कि पैसे से लोग बिक जाते हैं। बिल्कुल। तो जितने जिम्मेदार सरकार है उतनी जिम्मेदार वो लोग नहीं है जो कि जो पेपर खरीद रहे हैं। अगर जनता ही इतनी ज्यादा ईमानदार हो कि वो खरीदे ना पेपर, तो आपको नहीं लगता? एक बात बताइए, आप उस देश में सवाल कर रहे हैं जो 5 किलो राशन पे ही लेटे हुए हैं घरों में, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? मतलब नीट की इस देश में सबसे ज़्यादा महंगी फीस है, जब उनको वही एग्ज़ाम जो उसमें तैयारी में उन्होंने 2 लाख 4 लाख 5 लगा दिए, उसमें 5000 में वो मिल रहा है, तो घर बैठे लेंगे ना। 5000 में तो नहीं मिल रहा, 5 लाख में मिला, आपको अगर पता हो। 10-10 हज़ार में मिला है, ऑटो वालों ने भी दिया है। थोड़ा ग्राउंड पर निकलिए, ऑटो वालों के पास पेपर था तो ऑटो वालों ने 10-10 हज़ार में दे दिया, वो 5-5 हज़ार में दे दिया। जो ऑटो वाला 500 रुपये कमा रहा है उस 5000 मिल रहे तो लालच में देगा ना, क्योंकि भुखमरी देश में इतनी ज़्यादा है, हर आदमी बेरोजगार है यहाँ पे। भाई आपकी आवाज़ बहुत बुलंद है, कहाँ से हैं आप?
हम फिरोजाबाद से आया हूँ, जिला फिरोजाबाद से। मैं भारतीय किसान यूनियन का भी भाई मैं भी फिरोजाबाद से हूँ जी। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद है, आप भी यहाँ पे मिले हुए हैं। क्या बात है, ये हमारे फिरोजाबाद से हमारे भाई हमारे साथ भी आए हुए हैं। तो यही युवाओं की सबसे बड़ी जीत है। जो युवा पबजी खेलने वाला युवा जो अपने घर में कैद था और उसकी मानसिकता ही ऐसी हो चुकी थी कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या महंगाई बढ़ रही है। अरे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, जो ये कहने वाला युवा था, आज की तारीख में वो युवा अगर यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और यहाँ पे बैठ रहा है, इसको मैं बहुत बड़ी जीत मानता हूँ। और इन युवाओं को किसान भी समर्थन करेगा, मजदूर भी समर्थन करेगा, क्योंकि इस सरकार ने सबका शोषण कर रखा है। भाई मैं ना स्टेज से आया हूँ, जो कोर टीम है उसका मेंबर हूँ। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करने आया हूँ। कुछ लोग अंदर आए हैं जो भड़काऊ भाषण देंगे, बोलेंगे कि बैरिकेड तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, इधर से ऐसे कर दो, किसी को मारो पीटो। ये प्रोटेस्ट आज तक इतना बड़ा हुआ है, इतना फेमस हुआ है क्योंकि ये पीसफुल है। हमारा दंगा फसाद करना हमारा काम नहीं है। हम सब पढ़े लिखे यूथ हैं, हमारा काम है पीसफुली प्रोटेस्ट करना। पीसफुली चलेंगे, कोई वायलेंट हरकत नहीं करेंगे तो कल के बाद भी ये लंबा चलेगा। और इससे पहले प्रोटेस्ट में आए थे, अभी आए हो? जस्ट फर्स्ट टाइम आए भाई, रुका नहीं गया यार, देख देख के अब घर से। अच्छा, एग्जाम दिया था नीट का आपने? नहीं भाई, मैंने एग्जाम नहीं दिया था। अच्छा आप बताइए, मेरे ये प्रोटेस्ट आप एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करने के लिए कर रहे हैं, सरकार को? भाई दोनों को। भाई एजुकेशन मिनिस्टर पहले चेंज हो, उसके बाद सरकार हो, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। सरकार चेंज हो के आपको लगता है सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे भाई, अगर एक सही सरकार आएगी, सही नेता आएगा तो भाई जरूर होंगे। नहीं, वापस रीनीट भी तो हुआ, वो तो लीक नहीं हुआ ना? लीक नहीं हुआ यार, वो लीक हुआ है, रीनीट भी लीक हुआ है भाई, रीनीट भी लीक हुआ है। आपके पास आएगा? भाई दुबई के एक हैकर ने बोला था। नहीं आई है। अच्छा, न्यूज़ नहीं आई है। अगर नीट की भी न्यूज़ की लीक ना थी तो वो भी लीक कहाँ था? भाई 2 साल से पेपर दे रहे हैं, हमें पता है कि कितना टफ आ रहा है और क्या कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ वही जा रही है, पेपर मुश्किल है पर कट ऑफ आई जा रही है। मतलब क्या है, पेपर लीक है, पेपर बिक रहा है सब में, हर बार का वही है। वाले सेंटर पे क्या हो रहा है, बच्चों ये रहा आपका पेपर, देखो पैक कर दिया आपके पास। पेपर लीक की न्यूज़ नहीं आई, अच्छे से कंडक्ट हो गया, मतलब पेपर लीक नहीं हुआ। और जब न्यूज़ आ गई तो पेपर लीक हो गया। भाई पेपर लीक का तो मेरे को ही पता है, मैं 6 साल फौज में नौकरी करके आया हूँ। मैं मतलब मेरे साथ जो मेरे साथियों ने पेपर दिया था, उन्होंने पेपर खरीदा हुआ था, तो वहाँ पे CBI का छापा पड़ गया। बाई चांस किस्मत अच्छी थी मेरी, तो दोस्तों को उठा लिया मेरे, तो मेरे को लगा ये सब सेलेक्ट हो गए, हम सेलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद जब वापस हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था, तब फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था। हाँ, तो ऐसा होता है, पेपर जिस फैक्ट्री में प्रिंट होता है ना, वहाँ से लेके जिन टीचर्स ने पेपर वो किया, अभी इसमें 6 लोग कन्विक्ट हुए हैं अभी इस केस में। तो आपको क्या लगता है कि मेन एजुकेशन मिनिस्टर का, चलो वो तो जिम्मेवार है ही। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो शेफ़ खाना बना रहा है, वेटर खाना देने आ रहा है, ये एक प्रोसेस है ना। इसके बीच में आपको कोई मारना चाहते हो तो बीच में कोई पॉइजन डाल देगा, तो उसका जिम्मेवार पता है कौन होगा? उसका जिम्मेवार होगा मैनेजर। ठीक है, आप रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास जाते हैं रिपोर्ट लेके, तो वैसे ही अगर आपसे कोई इस तरह का सवाल करता है तो आपको उनको ये बताना है कि सिस्टम कौन चला रहा है, उसका हेड कौन है, भले ही वो इन्वॉल्व नहीं था इस चीज़ में। 24 में लीक हुआ था, 16 में लीक हुआ था, सेम गवर्नमेंट थी। जब 2 बार लीक हो गया, उनको ये डर ही नहीं है कि अगली बार लीक हो जाएगा। इस ऐसे मोमेंट की जरूरत थी एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली ये अभी देख, 26 में इतना प्रोटेस्ट ना होता तो भाई कितना स्ट्रॉन्ग मतलब माइंडसेट होता था कि 26 में तो लीक हुआ, कोई कुछ नहीं कर पाया, क्या गारंटी कि 27 में लीक नहीं होता। अब ये बताइए, हम लोग एस्पिरेंट्स हैं, 26 लीक हो गया, 25 भी कोई श्योरिटी नहीं है। ये बताइए किस बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लें, प्रिपरेशन के लिए सोचे हैं। पर आप ये बताइए कि इसमें इस सारे प्रोसेस में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैनेजर है, मैनेजर जिम्मेदारी लेता है, वैसे ही मैनेजर यहाँ का कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। सेकंड, उसके बाद सिस्टम बदलना चाहिए ना, तो हमको यहाँ पे ये भी मुद्दा उठाना चाहिए। ये आपका क्या कहना है इस पे? मुद्दा उठाना चाहिए ये कि नहीं कि रिफॉर्म्स लाओ सिस्टम में, ये सिस्टम ही चेंज करो। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए कि डरे लोग। ट्रांसपेरेंसी, ये बात आपने हमें बताई, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें बीच बीच में हमें मैसेज आते रहेंगे, जैसे हमारे धर्मेंद्र प्रधान हुए या फिर हमारी ऐसी मीडिया हुई जो एकदम ट्रस्टेड वाली हमें बताएंगी चीज़ें, तभी तो हम लोग तो पौधे हैं, है नहीं? तो हमें पौधे जो हमें पानी देंगे, बीज देंगे, मतलब दवा देंगे, खाद देंगे, तभी तो अब हमें वो चीज़ मिल ही नहीं रही है। अभी हम जंतर मंतर की तरफ बढ़ चुके हैं, तो बेसिकली यहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई है। देखना ये है कि कहते हैं कोई चंद्रशेखर आज़ाद आ गए हैं, फिर कोई बड़े नेता आए हैं। लेट्स सी कि कौन आया है और क्यों इतनी बड़ी नारेबाजी स्टार्ट हुई है। हाँ भाई, कहाँ से आए हो? रोहिणी से, होरी से बिलोंग टू हरियाणा। आलिए रे आलिए, बेटा
भाई सब हरियाणा के? हरियाणा के भाई। अच्छा कब आए हो? आज आए हो? पहले प्रोटेस्ट ज्वाइन किया था? हम 2-3 दिन से आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा? अगर अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर को लाओगे तो सुधर ही जाएगा। अच्छा आपको अभी बीजेपी के अंदर कोई बेहतर इनसे धर्मेंद्र प्रधान से एजुकेशन मिनिस्टर लगता है? बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। रेपिस्ट है, मर्डरिस्ट है और आतंकवादी सब उसमें ही है, तो ये थोड़ी देश चला सकते हैं। बाकी इसके अलावा कौन सी पार्टी है जो बिल्कुल आपको स्वच्छ लगती है? अभी तक तो ऐसी कोई पार्टी है ही नहीं। सबका विनाश हो गया। हमारे देश में बजट बिना लीक हुए पेश हो सकता है, परंतु एक पेपर नहीं हो सकता। शर्म है उस दिल्ली सरकार पर, भारत सरकार पर, जो सांसद में बजट पेश करने के लिए कमेटी को ये लॉक कर देती है, परंतु एक पेपर 4 जगह घूम के जब वो छात्रों के पास आता है। ये हमारी भारत सरकार, मतलब ऐसी सरकार। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स होने की जरूरत है, यही बात बोल रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान सर आते और बोलते हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, परंतु आप बताइए इसमें क्या संशोधन करना है, मैं उसमें संशोधन करूंगा और शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करूंगा, परंतु उनने ऐसा कोई कदम उठाया, जबकि इतना धिक्कार कदम उठाया कि उन्हें घसीटते हुए जंतर मंतर से ले गए हैं। सरकार कहती है हमने डेवलपमेंट किया है, डेवलपमेंट किया है तो फिर ये बेरोजगारी कहाँ से है बताइए? इस सरकार ने तो हद कर दी, ये तो आत्महत्याएं करने पर मजबूर करा रही है। लोग युवा मरता जा रहा है, इनको कोई चिंता नहीं है, इनको कोई चिंता नहीं है। अरे इनसे ये पूछो, इनका किसी का 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, अगर इनकी खुद का बच्चा और इस तरीके से आत्महत्या कर ले तो पूरे परिवार के लिए बहुत महत्व रखता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान हाय 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 हाय। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हाँ भाई कहाँ से आप? मैं कर्नाटक से आया। अच्छा कब आए हैं? कर्नाटक से आके 4 दिन हो गया। अच्छा तब से यहीं पे प्रोटेस्ट? तब से यही प्रोटेस्ट में धरना बैठ के मैं बैठ गया। जितना दिन आ रहे ना लोगों के लिए मैं एक ही विनती करता हूँ, हमारा मांग क्या है? धर्मेंद्र प्रताप की इस्तीफा मांगने का एक ही बात है हमारा, हाँ? और हमारे को मोदी का इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है। मोदी सर मैं तुम्हारा फैन से, मगर मैं आज इसीलिए आया कर्नाटक से उतना लंबा सफर करके। सर तुम्हारे को मेरा विनती है मोदी सर, ऐसा देश में ऐसा भ्रष्टाचारी लोगों को तुरंत पद से हटाओ सर। मैं तुम्हारा फैन से, मेरा फैमिली 25 साल से तुम्हारा फैन से, मगर मैं आज आया, मगर हमारा ही नारे लगा के मेरे को फोन पे बात कर रहे हैं, मगर मैं आया एक सच्चा भारत हिंदुस्तान से लड़ने आया है। 10th क्लास में पास होने के बाद एक सब्जेक्ट पढ़ाना है। वो सब्जेक्ट क्या है बोले तो हमारा लॉ के बारे में पढ़ाना सर। लॉ के बारे में पढ़ाया समझो, कोई भी आगे एक पुलिस वाला रहने दो, एक कोई भी तहसीलदार रहने दो, कोई भी आदमी रहने दो, भ्रष्टाचार से पीछे हट सकता, अभी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होता। 25 साल के बाद मुक्त होना बोले तो ये लागू करो, सरकार से मेरा विनती है मोदी सर, ये एक लागू करे कानून। पढ़ाई एक पढ़ाई है, 10वीं सब्जेक्ट होने के बाद सभी बच्चों को एक पाठ पढ़ाना, मेरा एक ही विनती है। ये लड़ रहे जितने लोग आया हमारा देश के तुम्हारा खिलाफ नहीं है मोदी सर, हमारा धर्मेंद्र मंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं। दिल में आग लग गया बोल के मैं कर्नाटक से आया है, हमारा कर्नाटक से, उत्तर कर्नाटक से एक भी आदमी इधर नहीं है। मैं आया तुम्हारा फैन है, मगर मेरे को एक ही विनती करके तुम्हारा को प्लीज भ्रष्टाचार से मुक्त करो सर। जय मोदी सर की जय, मोदी सर की जय। इस्तीफा देना मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रताप से, मोदी सर से नहीं, धर्मेंद्र प्रताप से आज ही इस्तीफा देना मैं मांग कर रहे हैं। इधर रो रहे मैं मोदी सर तुम्हारे को एक ही मांग कर रहे, विनती कर रहे, मेरा दिल में इतना आग लग गया। मैं 7वीं क्लास में था, एक लड़की को हमारा गांव में छुए तो मैं तलवार लेके गया था, मगर बचाने के वास्ते लेके गया था, मगर हमारा सारा पुलिस वाले ने हमारे को लॉकअप में बिठा के बहुत मेरे को मारे, मगर
मैं उस दिन हमारा अंदर मेरा कुल देवता श्री वीरभद्रेश्वर आया था, जितना मारे तो भी मेरा कोई एक भी महसूस नहीं हुआ, उतना मैं सहन किया। मेरे को ऐसा चप्पल से हमारा पैर के ऊपर रख के भी मेरे को बहुत पीटे। लास्ट को क्या है, मैं उनसे एक ही करे, मेरे को PSI सर को मेरे को शूट करो, नहीं तो मैं तुम्हारे को शूट कर दूंगा बोले। तभी उनको डर लग के उन्हें मेरा को रिहा कर दिया, केस नहीं ठोके, कुछ नहीं ठोके। ऐसा है हालत हमारा दुनिया भर के। यूथ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है डिफरेंट चीज़ों के साथ। यहाँ पे AISF के भी AISF का तो पोस्टर देख ही रहे हैं, आपने देख ही लिया होगा। माई एक्स वॉज अ बिग लायर, आई सेव्ड हर नंबर बाय द नेम ऑफ मोदी। चाय वाले तेरी चाय में जहर है। रेवोल्यूशनरी होने के भी कुछ नियम होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ प्रोटेस्ट बट अ रेवोल्यूशन। सोनम वांगचुक। अभी आप देख सकते हैं अभिषेक दीप के जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट के साथ जगे हुए हैं रात भर। सुबह मॉर्निंग 9 बजे प्रोटेस्ट है, पूरी टीम, क्योंकि सोनम वांगचुक जी यहाँ पे एब्सेंट हैं तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक वो करी है स्टार्ट। कैसे हैं सर पहले तो आप? मैं बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे? अच्छा बस बढ़िया सर। पर आप मुझे ये बताइए कि सेक्शन 163 जो दिल्ली पुलिस ने लगाया है, आपका उसके बारे में क्या व्यू है? जो कानून होते हैं वो लोगों के लिए होते हैं, ये नहीं कि कानून के का हवाला दे के आप लोगों को दबाते रहें। अभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ तक या फिर कुछ प्लान में चेंज है? नहीं सर, ये क्या वो ये तो इनका लगा ही रहता है, तो फिर कभी कोई प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकता। सोनम वांगचुक को यहाँ से एब्डक्ट किया गया था स्टेज से जी। अब आपका उस पर क्या रिएक्शन है कि गवर्नमेंट तो कह रही है कि उनके बेटरमेंट की, उनके हेल्थ की चिंता करके उन्होंने ये स्टेप लिया? उनकी हेल्थ की चिंता होती है ना, तो वो अपनी ईगो छोड़ते और किसी अपने सरकार के नुमाइंदे को भेजते डिस्कस करने के लिए। अच्छा, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पे जैसे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है या फिर एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, CJP पार्टी है वो B पार्टी है आम आदमी पार्टी की, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो कोई इसकी तो कुछ सेंस ही नहीं बनी। अगर आम आदमी पार्टी वो कर रही होती तो फिर CJP सभी पार्टी के लीडर्स को क्यों बुलाती, उनको क्यों फुटेज देती? थोड़ा खुद ये सोचना चाहिए। आज जो प्रोटेस्ट होने वाला है, मेगा प्रोटेस्ट है जो मार्च होने वाला है पार्लियामेंट तक, हमारे साथ कितने कौन से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जुड़ने वाले हैं? अभी तो एक तो प्रकाश राज सर हैं और शबाना आजमी मैम, वो भी आई थी, तो वे भी शायद मतलब आएंगी कल। और कोई जो हमारे इंडिया की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस या BJP जो भी रूलिंग में नहीं है बट काफ़ी मेजर पार्टीज हैं, उनमें से कोई ज्वाइन करने वाला है? और हाँ, अपोजिशन पार्टीज में से हाँ कुछ लोगों ने ऐसा आश्वासन दिया है कि वो आएंगे, तो देखते हैं कि कौन होते हैं। अच्छा, आप मेन CJP का मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन है या फिर रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं आप एजुकेशन में? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला स्टेप है। जब एक इस टाइप का बंदा बैठा हुआ है टॉप पे, तो फिर कौन से काहे के रिफॉर्म आएंगे? आपको क्या लगता है अभी जो गवर्निंग पार्टी है उसके अंदर कौन ऐसा इंसान है जो धर्मेंद्र प्रधान से बेटर एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है? उससे बेहतर तो देखो कोई भी होगा। हाँ, बस निर्मला सीतारमन को ना बना दे या संबित पात्रा टाइप के, कि उसको यही नहीं पता कि 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो हैं। तो BJP में अब कोई पढ़ा लिखा बंदा ढूंढना भी, खैर मे भी राघव चड्ढा शायद, मतलब वो ऑल दो ठीक है, वो पलटू हो गया, वो सब एक अलग बात है। ये प्रोटेस्ट, ये CJP जो पार्टी बनी है, ये सिर्फ इधर तक ही सीमित रहेगी एक प्रोटेस्ट या फिर एक बच्चों के मुद्दे तक, या फिर एक हमें कभी मेजर इलेक्शंस में भी देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसा कोई प्लानिंग है आपके बैकग्राउंड में? प्लानिंग ऐसी नहीं है, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अभी आपकी प्लानिंग है पॉलिटिक्स में आने की? मेरी तो नहीं है। मेरी तो असल में दिक्कत ये भी है ना कि मुझे बड़ी सीधे बात कहना बहुत पसंद है। ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, पर पॉलिटिक्स में फिर अब जनता का जो लेवल होता है ना इंटेलिजेंस का, पॉलिटिक्स के लिए कि जनता का जो इंटेलिजेंस का लेवल है ना, या जो बेवकूफ़ी का लेवल है, पॉलिटिशियन को उसी के हिसाब से बात करनी पड़ेगी अगर आपको उनका वोट चाहिए। और मेरा ये है कि उस बेवकूफ़ी को मैं ख़त्म करूं, तो इसलिए मुझे अपना तो नहीं लगता। अच्छा, फ्यूचर में आप CJP हमको किसी मेजर पार्टी के साथ कोलैब करती हुई या उनके साथ खड़ी हुई देखने को मिल सकती है? हाँ, CJP के जो और लोग हैं मे बी वो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आप भी पार्टी के बहुत बड़े मेंबर हैं, मेन मेंबर, सब जानते हैं। हाँ, मैंने तो अपना खैर मतलब बताया ही ना। हाँ, सो या सौरभ दास या हमें अभिजीत दीप के देखने को मिल सकते हैं? हाँ, और क्या, अगर उनका मन होगा तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं। अच्छा, और एक क्वेश्चन मेरा आपसे, स्पेशल आपसे, क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया पे मैंने वीडियोस देखे, कहते हैं कि विजेता दहिया जी हिंदू विरोधी हैं, उनके लिए आप क्या चाहेंगे? ये मैंने कई बार बताया है कि मैं हिंदुइज़्म को महान बनाना चाहता हूँ, जो उसको फिल्टर करके
जो उसमें कचरा है उस कचरे को मैं साफ करना चाहता हूँ। अब जातिवाद ये तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। पाखंड तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो उसको अगर आप हटाओ और आप आओ कि जैसे संत रविदास ने बात कही बेगमपुरा, एक ऐसा शहर जिसमें कोई भी गम ना हो, है ना, कबीर के दोहे हैं, मीराबाई के भजन हैं, अच्छी बातें उनको अपनाएं और धर्म एक अध्यात्म का जरिया बने। लेकिन इससे प्रॉब्लम उन लोगों को हो जाती है जो धर्म को अध्यात्म का जरिया नहीं मानते, उनके लिए धर्म केवल और केवल एक धंधा है। तो इसलिए उन्हें लगता है कि यार विजेता तो हमारी दुकान बंद करवा देगा। विजेता भैया हैं वो सिर्फ हिंदू विरोधी हैं, वो बाकी किसी भी धर्म, क्रिश्चियन धर्म या फिर मुस्लिम या किसी और धर्म के ऊपर कमेंट नहीं करते। शायद हिंदू इतना मतलब सहन कर लेता है। ये फालतू की बातें हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप जैसे कार में जा रहे हो, कुछ लोग होते हैं एकदम से सामने आएंगे और टक्कर भी नहीं हुई होगी, मेरे को टक्कर हो गई, मेरे को चोट लग गई, तो ऐसे बकवास करते हैं। कोई भी आप वीडियो मुझे ढूंढ के दिखा दो जो हिंदू विरोधी है, एक भी आपको वीडियो नहीं मिलेगी। क्रिटिक की जहाँ तक बात है तो हाँ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का भी मैंने क्रिटिक किया हुआ है, वैसे भी पॉडकास्ट है। अच्छा, बेसिकली आप एथिस्ट हैं या फिर? हाँ, मैं मतलब नास्तिक हूँ। नास्तिक हैं प्रॉपर। चलिए ठीक है। जैसे ये ज़िद्दी गवर्नमेंट ने अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन तो किया नहीं है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में करेगा? मूवमेंट चलते रहना चाहिए किसी न किसी तरह, और अगर धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन ना करे तो सिचुएशन ऐसी हो जाए कि उसके चक्कर में पूरी की पूरी बीजेपी साफ हो जाए। आपको लगता है वो झुकेंगे? आपको मतलब मैं आपको बेसिकली पूछ रहा हूँ, आपको दिल कहता है आपका? ऐसे मतलब देखो, बात झुकने की नहीं है, इसे हम ऐसे देखते हैं कि उनके झुकनी मतलब अगर वो अपना अहंकार छोड़ते हैं तो पब्लिक के बीच में अपनी इमेज को ही बेटर करेंगे कि यार हमारे ऊपर जो तानाशाह होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है वो झूठ है, देखो हम तो आपकी बात सुनते हैं, आपका हमें कंसर्न है, यही होगा। ऐसे अपनी अहंकार दिखाकर अपनी मिट्टी पलीत करवाते रहेंगे तो फिर क्या होगा उनका इलेक्शन का। वो तो चलो अभी वोट चोरी के सहारे चल रहे हैं, लेकिन ये वोट चोरी भी हमेशा थोड़ी ना चलता रहेगा, लोग आवाज़ उठा रहे हैं उसमें भी। आप इस बात में बिलीव करते हैं कि इंडिया में कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज़ोरों पे चलती है और इससे सक्सेसफुल भी होती है पार्टीज? चलती है, क्योंकि उन्हें काम वाम तो करना नहीं, और ये तो सबसे एक शॉर्टकट होता है कि अरे तुम इस धर्म के हो, चलो तुम मुझे वोट दे दो, तुम इस जाति के हो, मुझे वोट दे दो। जातिवाद ख़त्म करने की पॉलिटिक्स कभी नहीं देखते हम, वरना इस टाइप का। आप जातिवाद के खिलाफ हैं प्रॉपर? ऑफको मतलब कोई भी सेंसिबल इंसान होगा वो कैसे इसमें इस टाइप की एक जाहिल व्यवस्था में वो विश्वास कर सकते हैं। आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं? अरे यार, रिजर्वेशन जातिवाद के खिलाफ है, रिजर्वेशन कोई जातिवाद नहीं है। नहीं, जैसे वो लोग ये चीज़ बोलते रहते हैं। रिजर्वेशन समझिए क्या है कि जो कई लोग हैं, ठीक है, जो शूद्र हैं, जो दलित हैं, वो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड हैं। बिल्कुल ठीक है, और इसलिए क्या होता है कि सिंस हमारे समाज में, हमारे देश में ये है कि यार हमें सब लोगों को साथ लेके चलना है, राइट। तो इस तरीके से एक अफर्मेटिव एक्शन लिया जाता है, उसी को बस हम रिजर्वेशन कहते हैं। और मैं कहता हूँ कि केवल रिजर्वेशन काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सारे एफर्ट्स होने चाहिए। आपको लगता है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए या फिर कंडीशन बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए? नहीं, वो देखो ना कि अब मान लो कोई जैसे गरीब ब्राह्मण है और गरीब दलित है। जी बिल्कुल, गरीब तो दोनों है एक जगह, लेकिन जो दलित है वो उसके साथ में कास्टिज्म भी झेलता है, जातिवाद भी झेलता है ना। तो एक अलग बीमारी है, तो उसके लिए भी तो एक अलग सॉल्यूशन चाहिए ना। गरीबी मिटाने के लिए तो सरकार ने और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब स्कीम्स वगैरह सरकार निकालती ही है। आपने जैसे, मैं कास्ट बेस्ड और कंडीशन बेस्ड का इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने सोनम वांगचुक जी का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो कह रहे थे जब पेपर लीक होते हैं तो पेपर लीक होने के बाद जो डॉक्टर्स बनते हैं बेसिकली वो अनपढ़ लोग, उनके माँ बाप पैसे दे के खरीद लेते हैं पेपर को, और वो डॉक्टर कैसा इलाज करेंगे किसी का। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जैसे रिजर्वेशन होते हैं, अगर कास्ट बेस्ड होते हैं तो जैसे जो ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे डायरेक्ट इंसान की लाइफ इन्वॉल्व है, लाइक मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, वहाँ पे इंसान जैसे अगर आप पढ़े जितना, आप ये चाहेंगे ना आपका बेस्ट डॉक्टर इलाज करे, आप ये तो नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे रिजर्वेशन बेस लेके वहाँ पे कोई आपसे कम पढ़ा लिखा आ जाए। आपको नहीं लगता कि रिजर्वेशन उस जगह होना चाहिए जहाँ पे जैसे हम लोको पायलट बना सकते हैं, स्किल बेस्ड काम हो? देखो, ये ना मनुवादियों ने एक बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैला दिया है कि -40 पे डॉक्टर बन रहे हैं। वो केस भी दरअसल क्या था कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी कई सीट खाली रह जाती हैं क्योंकि उसमें लोग एडमिशन नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए सरकार ने सभी कट ऑफ्स को कम कर दिया ताकि प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें बिक सकें। ठीक है ना। और सुनिए ना, तो अगर आपको आरक्षण से आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ही तो मिलेगा जी। जो एग्जिट है उसमें तो रिजर्वेशन नहीं है, बिल्कुल, वो भी पढ़ के आ जाएगा, वो भी एग्ज़ाम देगा,
और ये जो इतने सारे पुल टूटते हैं तो उसमें तो रिजर्वेशन नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं? वो तो चलिए कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया। जैसे मैं नहीं पर लेकिन देखिए ना, मतलब जो एक इस तरीके से बार बार कहा जाता है कि इसे आरक्षण की वजह से ही सब वो हो रहा है, तो ये एक बिल्कुल ही बेफिजूल की बात आपको नहीं है। लगता अब आप देखो ओलंपिक्स में इंडिया जाते हैं, वहाँ पे तो रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन आप देखो चाइना अमेरिका की परफॉर्मेंस देखो और इंडिया की देखो, मुश्किल से हम एक आध मतलब 2-3 मेडल जीतवाते हैं। तो हर चीज़ में बस आरक्षण आरक्षण आरक्षण, तो ये वही एक जातिवादी मानसिकता होती है ना लोगों की, उसके तहत ही लोग मतलब वो सही बात को नहीं देख पाते। आपको नहीं लगता कि कास्टिज्म इंडिया से ख़त्म हो जाना चाहिए और एक ह्यूमैनिटी वाला चीज़ चलनी चाहिए? बिल्कुल, और क्या। तो फिर तो लोग जो बीमारी है, आप बीमारी को ख़त्म करने की बात करोगे ना तभी तो दवाई बंद होगी। अभी तो लोग कह रहे हैं कि दवाई बंद कर दो, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनी। आप बीमारी हटा दो, जातिवाद हटा दो। अगर वर्ड वन में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, वर्ड वन में आंसर दोगे तो मतलब वन वर्ड आंसर दोगे तो आप रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हो या फिर वो करते हो या फिर आप इसको लेकर न्यूट्रल हो? यार ऑफ कोर्स सपोर्ट करता हूँ, मतलब या तो कोई इंसान उसको ज्ञान नहीं है या फिर वो निर्मम है, तभी ये हो सकता है कि वो आरक्षण को सपोर्ट ना करे, क्योंकि ज़रूरत है अभी, उसके बिना और तो कोई सॉल्यूशन है भी नहीं। जो लोग कहते हैं कि कंडीशन बेस्ड आरक्षण होना चाहिए, जो लोग क्योंकि जैसे अब नीट में आत्महत्या करते हैं स्टूडेंट्स, कई जनरल भी करते होंगे शायद। मैंने कहा ना कि गरीबी हटाने के लिए सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं। अगर आपको EWS वाला कोटा लगाना है वो भी आ ही गए। बिल्कुल। अब वो भी एक तरीके से देखा जाए तो उसमें भी घोटाला है, वैसे मैं आपको बता दूं। ऑफ कोर्स घोटाला है, वो पूरा असंवैधानिक है। कैसे आप कह रहे हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, लेकिन फिर वो आपने कुछ वर्ण के लिए रखा है, तो उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है नहीं। लेकिन वो तो वही है कि अभी हम एक इस टाइप के एब्जर्ड और एक बेवकूफ़ियों के दौर में जी रहे हैं कि जो है कुछ भी चल जाता है। वरना EWS कोटा कर रहे हो, उसमें भी तो इंटरसेक्शनलिटी आएगी ना, कि EWS में भी मतलब चाहे कोई भी हो, किसी भी उसका हो, है ना, वही तो होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है वोट चोरी होती है? ये मेरे लग रहे ना लगने की क्या बात है। अब वो कोलकाता में EVM क्यों जल गई वहाँ पे EVM, बताइए। तो EVM में हेराफेरी हो सकती है? वो तो लोगों ने दिखाया है, इतनी बार लोगों ने दिखाया है कि बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, तो पहले से वो प्री रिटन प्रोग्राम होते हैं और उसके ज़रिए हो सकते हैं। अभी मौजूदा टाइम में आप मेरे को एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन सी पार्टी बीजेपी से बेस्ट रन कर सकती है इंडिया को? मतलब इस पार्टी से, जो रूलिंग पार्टी है, गवर्निंग पार्टी है, उससे बेस्ट आपको लगती है कि हाँ इससे तो बेटर ही रन करेगी और सिस्टम में चेंज लाएगी? बीजेपी से बेहतर तो कोई भी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी किसी भी लेवल की, मतलब वो एक ईविल और वाइल लेवल पे पहुंच जाती है, और लोगों के बीच में मतलब नफरत फैलाती है। और कोई भी पार्टी अगर हमारे देश की एकता को तोड़ेगी, देश को तोड़ने की बात करेगी, तो उसका तो समर्थन देखिए नहीं किया जा सकता। वरना यार लोगों को आराम से रहने दो, अच्छे काम करो ना। अच्छे काम नहीं करते और प्रोपागेंडा चला लेंगे, IT सेल चला लेंगे, दुनिया भर की और नॉनसेंस कर लेंगे। मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि इतनी भीड़ है, इतने यूथ आया हुआ है, जो यूथ यहाँ पे नहीं जुड़ पाया है या फिर आगे जो हमारी, क्योंकि अभी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की यूथ है, आपका मैसेज क्या होगा उनके लिए? हाँ, जो लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे नहीं आ पाए हैं, तो आप एक शॉर्ट वीडियो बनाओ कि एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या प्रॉब्लम लगती है, और मतलब ये विश एक्सप्रेस करते हुए कि ये प्रॉब्लम ठीक हो। और धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा मांगना ही पड़ेगा क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं। चलिए, धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। बड़े वायरल हैं आप वहाँ पे, सोशल मीडिया में देखा। हम वायरल के लिए नहीं आए ना प्रसिद्धि के लिए आए, हम चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं वो देश के हित के लिए हुए हैं। देश का हित कहाँ है? वो देश के हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है, और छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है, और राष्ट्र शक्ति के साथ जो अहित हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हम कॉकरोचेस नहीं हैं, हम इस मूवमेंट के साथ हैं, पर हमें वर्ड कॉकरोच से एसोसिएट नहीं किया जाए। तो क्या ऐसा हमें देखने मिल सकता है कि फ्यूचर में कांग्रेस जनता पार्टी का नाम चेंज किया जाए? नहीं, हमारा नाम यही अभी तक तो यही है। आगे पार्टी का जो निर्णय होगा हम उसका सम्मान करेंगे। ना उन्होंने लेकिन हमें इसी नाम से पहचान मिली है। हमें कोई मतलब वो नहीं है कि हमें गलत लग रहा है कि हमें लोग कॉकरोच बोल रहे हैं, और हम तो धन्यवाद देते हैं CGI का कि आपने हमें कॉकरोच बोल के हमें एकजुट कर दिया, हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद CGI साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बारंबार धन्यवाद।
चलिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका पहले? अनीश गवांदे। मैंने सुना कि आप इस प्रोटेस्ट के बहुत मेन मेंबर हैं। मैं कोई मेन मेंबर नहीं। पहले इसका रीजन बताइए मुझे, सुनने में क्यों आया? नहीं, देखिए मैं अभिजीत का दोस्त हूँ। दोस्त का जो एक नाता होता है वो निभा रहा हूँ और यहाँ पे समर्थन करने आया कब से हूँ। अभिजीत के दोस्त हैं आप? अभी सीजेपी फॉर्म होने से पहले। आप मेरे को बताइए कि अभी सेक्शन 163 लगा दिया गया, आपका उसमें क्या विचार है उसके बारे में? जब जनता निर्णय लेती है कि सड़कों पर उतरना जरूरी है तो 144, 163 कुछ नहीं कर पाता। अच्छा, आपका क्या कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन तो उन्होंने अभी तक तो दिया नहीं है रिजाइन, तो आपको लगता है फ्यूचर में देने वाले हैं या ये मूवमेंट और ज़्यादा जोर पकड़ेगी? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरी आशा, आकांक्षा और अपेक्षा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी इनका इस्तीफा मांगेंगे। पर अगर नहीं दिया इस्तीफा तो ये मूवमेंट और बढ़ेगी, हर शहर में बढ़ेगी। अलग अलग शहरों में ऐसे प्रोटेस्ट चालू रहेंगे जब तक एक जवाबदारी, एक अकाउंटेबिलिटी इस सरकार में नहीं आती। हमें बताइए कि हमें अभिजीत दीप के आगे फ्यूचर में इलेक्शन में खड़े होते दिख सकते हैं क्या? मेरी आशा, आकांक्षा और अपेक्षा है कि अभिजीत दीप के इलेक्शन लड़ेंगे। मैं उन्हें हमेशा कहते रहूँगा कि राजनीति से कभी डरना नहीं चाहिए, पर अंत में निर्णय तो उन्हीं का है। क्या सीजेपी आगे किसी भी मेजर इंडियन पार्टी लाइक आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी से कोलैब कर सकती है? देखिए, ये सीजेपी का निर्णय है। मैं मानता हूँ कि सीजेपी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बने तो वो इस देश को एक नया नेतृत्व दे पाएगी, इस देश में एक युवाओं की आवाज़ बुलंद कर पाएगी और आगे जैसे कोई भी राजनीतिक दल एक निर्णय लेता है दूसरे दलों के साथ जाने का, न जाने का, अकेला रास्ता चलने का, तो दल अपना निर्णय ले लेगा। पर अभी के लिए ये एक मूवमेंट है, ये एक सामाजिक चळवळ है, उत्तर तक वो सीमित है। हम देखेंगे। जो कल रात का माहौल था वो चेंज हो चुका है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे आप प्रोटेस्टर्स की भीड़ देख सकते हो। इस साइड दिखाना जरा, पूरी तरह पुलिस तैनात हो चुकी है। मेरे को ऐसा सुनने में आया है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को जंतर मंतर से आज हटा दिया जाएगा। बाकी देखते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई है। तो चलिए वापस प्रोटेस्ट में लौट के चलते हैं। कोशिश करेंगे कि हम स्टेज में अभिजीत दीपके के पास जा सकें। बिजनेस जोरों पे चल रहा है, बिजनेस जोरों पे चल रहा है। फुल पाल दमता है भाई। हाँ, आज तो बढ़िया धंधा चल रहा है वही का। मार्च स्टार्ट हुआ क्या सर? होगा क्या? अच्छा, इधर ही खड़े हैं क्या? चालू नहीं हुआ क्या? होगा ये क्या बताएंगे? अच्छा होगा क्या वैसे? इधर से बिल्कुल स्ट्रेट। धर्मेंद्र प्रधान, लेट्स गो। जेएनजी पैसे लेके उठाने रिजाइन, साडे ना जो भी हो आउट ऑफ फकिंग माइंड। कहंदा है पहले शिक्षा मंत्री यूथ नु एजुकेशन दी दलाली करन वाला वन ऑफ अ टाइम। जेएनजी पैसे लेके उठाने रिजाइन, साडे ना जो भी हो आउट ऑफ फकिंग माइंड। कहंदा है पहले शिक्षा मंत्री यूथ नु एजुकेशन दी दलाली करन वाला वन ऑफ अ टाइम। पेपरां दी लीक ते तो रोकी नहीं हो जांदी, साडा सिस्टम आ वीक, यूथ मैनी को पेटेंट। ओडी मीडिया ते थानू कोई शर्म नहीं आउंदी, बच्चेआं दे पेरेंट्स ना जाके मिल कलर, जिन्हां दे पुत खाले ताडे सिस्टम ने, कई मेंटली डिस्टर्ब अजे भी विक्टिम ने। चंद पैसे च करे सारे सत्ता दी दलाली, ओडी मीडिया च करोना वाले सिम्पटम ने। अच्छा, क्या आपका क्या टेक है ये प्रोटेस्ट के ऊपर? बहुत सारे हजारों में आज बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, वो सुनने आई हूँ मैं कि क्या कहना चाह रहे हैं और किन तरीकों में कहना चाह रहे हैं। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वेज देयर एक्सप्रेसिंग इन। सम पीपल आर डूइंग अ रैप, सम पीपल आर एक्सप्रेसिंग इट थ्रू कमेंट्री, सम पीपल आर एक्सप्रेसिंग थ्रू एंग्स्ट, सम पीपल आर एक्सप्रेसिंग इट थ्रू सॉन्ग्स और बाकी नारे लगा रहे हैं। तो बस हम भी यहाँ पे वो सब कैप्चर करने आए आपकी तरफ। Is this your first time at Jantar Mantar? Yes, it's my first time at Jantar Mantar. So how it feels? I think there is so much energy here that is almost contagious. बहुत ज़्यादा जज्बा है इस जगह पे, तो अगर आपके अंदर खुद से जज्बा नहीं, आप यहाँ पे आ जाओगे तो खुद आ जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आज आप अकेले हैं? नहीं, यूजुअल नहीं है। आज तो हम लाखों हैं। ये तो बात सही है आपकी। नहीं, मैंने जब भी आपको वो देखा है वीडियो में तो उज्जवल साथ में होते हैं। हाँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा, बट हाँ आज तो लाखों। कैसा लग रहा है इतनी भीड़ देख के, जिसके लिए मेन प्रोटेस्ट किया गया था? हमने इसके लिए पूरे महीने इंतजार करा था और इस सरकार ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। जो इन्होंने शनिवार को सर के साथ में किया है वो याद रखेगा इतिहास, और ये दिन भी इतिहास याद रखेगा। सोनम वांगचुक सर की वाइफ का स्टेटमेंट आया है कि अगर सरकार उनकी सुनती है तो वो अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ देंगे बेसिकली। हाँ, और क्या, मतलब सरकार देखिए
लोकतंत्र में संवाद सबसे ऊपर होता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। डायलॉग करना जरूरी, डायलॉग करना जरूरी है। सिर्फ सवाल ही नहीं होते हैं लोकतंत्र में, जवाब भी दिया जाता है लोकतंत्र में। आप वो नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और देखिए, जवाब नहीं देंगे तो ऐसे जवाब लेंगे लोग। आपको लगता है प्रोटेस्ट ऐसे चलता रहेगा? प्रोटेस्ट चले ना चले, बट एटलीस्ट ये होगा कि हम लोगों ने आवाज़ उठाई। मेन बात ये है कि हम लोग जो चीज़ें प्रॉब्लम चल रही है उन्हें एटलीस्ट हम नोटिस में तो ला रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट तो 12 सालों से है ही, बट मेन कॉज को उठाना इम्पोर्टेंट है। आप बेसिकली गवर्नमेंट से नाराज हैं या उनके मिनिस्टर से, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर? जो मिनिस्टर्स हैं वो भी गवर्नमेंट के ही है। आपको धर्मेंद्र प्रधान के अलावा कोई ऐसा मिनिस्टर लगता है बीजेपी में, या बीजेपी के अलावा किसी को मतलब पार्टी में जो बेटर? अभी तो मेन फोकस हम लोग अगर एजुकेशन के उस पर कर रहे हैं तो मेन अभी हमें एजुकेशन के ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम उठाएंगे और उस पर फोकस रखेंगे तो वो ज़्यादा शायद नोटिस में आए। तो अभी धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर ही हमें फोकस करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के जाने के बाद भी कोई दूसरा मिनिस्टर आएगा तो मेन चीज़ तो ये है ना कि रिफॉर्म्स होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि पेपर लीक्स तो पहले भी होते थे, है ना? पेपर लीक्स पहले भी होते थे पर इस लेवल पर नहीं होते थे। मेन बात ये है। एक्सक्यूज मी मैम, गोदी मीडिया है? गोदी मीडिया नहीं है। हाँ, कौन सा मीडिया है? इंडिविजुअल है। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। फर्स्ट टाइम आए हैं जंतर मंतर? नहीं, मैं प्रोटेस्ट के लिए नहीं, शायद ये मेरा चौथा है। पहले जब बैठे हुए थे कुछ लोग, तब भी मैं आई थी जब शुरू हुआ था, और जब सोनम जी बैठे हुए थे तब भी मैं आई थी। हाँ जी। सपोर्टर हैं आपके? कोई बच्चे किसी नीड दिए? किसी ने नहीं? मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, पढ़ चुके हैं, नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन एज अ सिटीज़न मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सब बच्चे भी हमारे बच्चे जैसे हैं। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देते हैं तो आपको लगता है प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहना चाहिए इस तरह से? देखो, जहाँ ताकत और मास काम नहीं करता वहाँ स्ट्रैटेजी काम करती है। इसको बोलते हैं रणनीति। तो मुझे लगता है कुछ और रणनीति सोचनी चाहिए, क्योंकि वो तो अब इतना ढीठ आदमी है, और अब ढीठ पने से ज़्यादा वो ईगो पे उतर आया है। ठीक है, इधर आप किसकी बात कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान। अभी जैसे धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं दे रहे हैं, अगर वो रिजाइन दे देते हैं तो आपको बीजेपी पार्टी के अंदर कोई और मिनिस्टर ऐसा लगता है जो मतलब अभी एजुकेशन मिनिस्टर की मतलब पद संभाल सकता है? जी देखिए, कोई पार्टी के बारे में नहीं है, बट ये है कि अगर आप गवर्नमेंट में हो और अगर आपको एक पोर्टफोलियो दिया गया है तो सही गलत अच्छा बुरा उसकी अकाउंटेबिलिटी आपके हिसाब से है, तो पहले तो उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, बात की बाद में देखेंगे। ओके, वैसे आपको जैसे बीजेपी कंट्री रन कर रही है उनका ये तरीका सही लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि इनसे बेटर कोई और पार्टी इंडिया में है? देखिए, दिस इज नॉट अबाउट बीजेपी, दिस इज नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर पार्टी, इट इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी, एंड दैट इज व्हाट हैज टू बी फोकस्ड ऑन फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स वी कैन डू इट। बट धर्मेंद्र प्रधान इज आल्सो फ्रॉम बीजेपी ना? It does not matter whether it is Dharmendra Pradhan or somebody else, whether it is BJP or any other party. If you are in power, you are accountable. Okay. That is what has to be followed. Okay, thank you so much. मोदी इस्तीफा देगा। Ma'am, what's your name? Farheen. Okay, where are you from? Delhi only. I've been living here my entire life. Okay, it's your first time at Jantar Mantar? Yeah, today is actually the first day. I have been meaning to come since a very long time, but I was not in Delhi. Came back last night and today morning I was here. What do you think about this protest? I think it was needed. It was so 100% needed and the energy here is absolutely crazy. अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर भी देते हैं तो आपको बीजेपी पार्टी में कोई ऐसा इंसान दिखता है, कोई ऐसा मिनिस्टर दिखता है जो इसको बेटर रन करेगा होम एजुकेशन मिनिस्ट्री को? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आज की जो हमारी लड़ाई है वो बीजेपी, कांग्रेस, सीजेपी, राहुल गांधी, नरेंद्र जी किसी की नहीं है। आज की लड़ाई ये है कि जो भी सरकार पावर में है, अगर लाखों की तादाद में सिटीजन्स क्वेश्चन उठा रहे हैं तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरकार टू कम एंड टॉक टू अस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कोई भी हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो। उनको आके हमारी बात सुननी है और हमारी जो भी कंसर्न्स हैं उस पर हमसे बात करनी है। दैट्स अ गुड पॉइंट। मैंने आज भी जो भी
एजुकेटेड लोगों के इंटरव्यू लिए ना, सबने यही बात बोली, मेन चीज अकाउंटेबिलिटी की है इधर। Absolutely, because we are in a democracy, we are not in a country जहाँ dictatorship चल रही हो। तो if the citizens are having a problem, we elected this government, right? It is not कि नरेंद्र मोदी जी हमारे नहीं है और कांग्रेस हमारी, absolutely not। जो opposition के लीडर है वो भी हमारे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी हमारे हैं, everyone is ours। But the moment there are students dying, people are losing their lives, it is their responsibility to also take action, and that is what we are demanding here today। थैंक यू सो मच। No worries, thank you। तो मैं सिर्फ इस सरकार से ये कहने 4 दिन पहले हम ये आए थे कि धर्मेंद्र प्रधान जो है अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को समझते हुए इस्तीफा दें। वैसे तो शिक्षा मंत्री ने जब पेपर लीक हुआ और 22 बच्चों ने अपनी आत्महत्या की, आत्महत्या नहीं कहेंगे उसको, हम एक तरह की हत्या कहेंगे, ये सिस्टम की नाकामी के कारण उन बच्चों ने उनकी हत्या हुई है, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में जंतर मंतर में युवाओं का ये हुजूम इस सरकार को झुकाने के लिए आया है। विकास है, चप्पल दिखाइए, चप्पल में हवाई यात्रा कराने वाले ये मोदी आज हमारे साथ कैसा व्यवहार, कैसा सलूक कर रहे हैं आप देख सकते हैं। हम इस सरकार को कह देना चाहते हैं, हम कोई मोदी भक्त नहीं है, हम कोई गोबर भक्त नहीं है जो आपके डंडू से डर जाए, जो आपके आंसू गैस से डर जाए। ये धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का शिक्षा है, ये अपनी बिटिया को तो विदेश भेजता है पढ़ने के लिए, गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों, शोषितों के बच्चों को लाठीचार्ज करा रहे हैं। धिक्कार है इस मोदी सरकार पर, धिक्कार है इस मोदी संतों पर। जहाँ मन आई वहाँ लाठियाँ। हाँ चंचल जी, क्या हुआ था? जैसे हमारा इंटरव्यू हुआ था उसके बाद क्या हुआ था कल? सर जैसे मैं आपका इंटरव्यू देके आगे को निकला जंतर मंतर की ओर को, तो जंतर मंतर से वहाँ जो है छात्रों का हुजूम जो है, युवाओं जोश और जज्बे के साथ आगे को निकल रहे थे। हमने पहला बैरिकेडिंग तोड़ा और उसके बाद हम दूसरे बैरिकेडिंग की ओर निकले, तो दूसरा भी हम लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ के हम संसद भवन की ओर कूच कर रहे थे। और तीसरे बैरिकेडिंग में पुलिस प्रशासन से जो भी वहाँ पर सुरक्षा कर्मी थे उनसे नोकाझोंक हुई, वो भी टूटी। और जैसे ही हम लोग चौथे बैरिकेडिंग पर पहुंचे तो चौथे बैरिकेडिंग में आधा 1 घंटे तक लगातार बातचीत हमारी हो रही थी। अचानक से जो है पुलिस ने सबसे पहले बैरिकेडिंग को पार करते हुए, खुद ही बैरिकेडिंग पार करते हुए हम पर लाठियां बरपाई। हमारे कुछ महिला साथी आगे थे, उन महिला साथियों पर जब वो लाठी बरपा रहे थे तब जाके हम लोगों ने उनको बचाने की कोशिश की। बोरा जी, आपका इसमें बात पे क्या कहना है? जैसे दिल्ली पुलिस ने भी पहले ही, मतलब के दिन से पहले जो संसद चलो मार्च था उससे पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी, ट्वीट डाल के भी बता दिया था कि ये प्रोटेस्ट, मतलब सेक्शन 163 लगा दिया गया है और अभी प्रोटेस्ट इलीगल है। और दीपके जी और जो भी मेंबर थे सीजेपी के, वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आप वीडियो अटैच कर दूंगा, मैंने दीपके जी के जो दोस्त हैं उनका भी इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बोला था कि जहां तक हमको रोका नहीं जाएगा वहां तक प्रोटेस्ट करेंगे हम, पर इसको पीसफुल ही रहने देंगे। देखिए, शांति पूर्वक तरीके से जहां तक मार्च करने देंगे वहां तक मार्च करेंगे, जहां पे रोकेंगे वहां पे बैठ जाएंगे। पर भी आपने जैसे बताया कि स्टूडेंट्स बैरिकेडिंग तोड़ के जा रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे पुलिस का जो उन्होंने लाठीचार्ज किया वो इधर जायज हो जाता है? क्योंकि अगर बैरिकेड तोड़े जाएंगे तो पुलिस हाथ पे हाथ धरे खड़ी रहेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? बैरिकेडिंग हमने जरूर तोड़ी है। जब पहला बैरिकेडिंग टूटा तब तो लाठीचार्ज नहीं हुआ, तब तो पत्थरबाजी नहीं हुआ, दूसरा टूटा तब भी नहीं हुआ, तीसरा टूटा तब भी नहीं हुआ, चौथे पर इस सरकार को, जब बहुत कम लोग रह गए थे वहां, जब पहले ही भीड़ तितर बितर हो चुकी थी, जब इन सरकार के नुमाइंदों को ये लगा कि अब भीड़ कम हो गई है, सुबह से इन लोगों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, इसलिए हम इन लोगों को अब बताते हैं। एक तरह से गुस्सा निकालने का काम इस सरकार ने किया है। जी, आप ऐसा मत। इधर आपको क्या लगता है कि प्रोटेस्टर्स कहां तक पहुंचना चाहते थे? संसद के किस दायरे तक? आप क्योंकि उसी प्रोटेस्ट में थे उस वक्त, मैं उधर कवरेज नहीं कर रहा था, तो आपको क्या लगता है कहां तक प्रोटेस्टर पहुंचना चाहते थे? और उनको, पुलिस वालों को भी ऊपर से ऑर्डर थे कि क्या ऑर्डर थे? जैसे आपको क्या लगता है आप कहां तक पहुंच पाए थे? वहां तक कितने दूर रह गई थी संसद? हम लगभग 200 मीटर रहा होगा। संसद 200 मीटर दूर रह गई थी या प्रोटेस्ट साइड से आप 200 मीटर चल पाए थे? नहीं, संसद 200 से 300 मीटर, क्योंकि मैं कभी संसद गया नहीं हूँ, लेकिन जो लास्ट ब्रेक आपका वो था तो लोग कह रहे थे कि यहाँ से 200 से 300 मीटर तक की दूरी पर है। वो आके बात करते ना, हमारी नाराजगी क्या है? हमारी नाराजगी यही तो है,
28 से 30 दिन से हम लोग सड़कों पर बैठे हैं। हमारे लोग देखिए मरने के लिए इस तैयार। पे मेरा ये सवाल है कि अगर उनको आना होता वो तो पहले ही आ चुके होते। जिद्दी सरकार है तभी वो आई नहीं आज तक, है ना। पर हमारे बैरिकेडिंग तोड़ने से ये हमारा जो मुद्दा है ये दूसरी तरफ भटका दिया जा सकता है कि क्योंकि हमने बोला था कि बिल्कुल हम पीसफुल रखेंगे, पर हम बैरिकेड तोड़ रहे हैं। आप खुद बता रहे हैं कि 200 मीटर तक आप पहुंच गए थे। जंतर मंतर से पार्लियामेंट का रास्ता 3 किलोमीटर का है। इतने वहां तक उन्होंने पूरी कोशिश करी कि अब रुक जाए। अब आपको पता है पार्लियामेंट अटैक भी हुआ था, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, उनकी भी सेफ्टी वो करना। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे अब उनका फिर ये वोट हम बम और पिस्तौल लेकर नहीं आए थे, हम कलम लेकर आए थे, हम विचार लेकर आए थे। ये संसद हमारे ही टैक्स पेयर के पैसे से बनी है और हम इस संसद को नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे, हम अपनी बात पहुंचाने आए थे। जब संसद जो है गूंगी बहरी हो जाती है तो सड़कों पर उतरना जरूरी हो जाता है। ये तो मुद्दे का तो बिल्कुल सही है, पर आपको नहीं लगता है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वहां पे कई एमपीज और कई लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी होती है, तो उस एरिया के अंदर एंट्री तो ये सारी जिम्मेदारी हम पर क्यों थोपी जा रही है? अगर इतना ही मामला था, इतना ही संदिग्ध मामला था, तो सरकार के नुमाइंदे आते ना जंतर मंतर पर 30 दिन से बात करने। पहले ही बेस बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही थी, तो वहां पे अगर फोर्स रोकते तो आपको लगता है स्टूडेंट वहां पे रुक जाते? जरूर रुक जाते। तो स्टूडेंट लाखों की संख्या में है। एक आप प्रैक्टिकल चीजें बताइए, किस किस को समझाने निकलेंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ हो जाता है तो फिर मेरी बिटिया का कौन ख्याल रखता? मैंने भी आपको ये बोला था कि आपका भी एक रोजगार है, आपकी भी एक फैमिली है, तो आप प्लीज सबसे पहले अपनी सेफ्टी इंश्योर करिए, क्योंकि पॉलिटिक्स चलती रहेंगे, कई पार्टियां आई हैं, कई पार्टियां आएंगी जाएंगी, पर आपको अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करना जरूरी है।